क्या तो चैप्टर 5 की आपको मैंने एक तो चैप्टर पूरा पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने आपके लिए एक समरी की भी वीडियो रिकॉर्ड करी थी हाफ एन आवर की। तो अब दोनों चीज़ें आपके पास हैंडी हो जाएंगी। तो जिनको दोनों चैप्टर डिटेल्ड पढ़ना है तो पार्ट्स वाली वीडियोस देख ले, जिसको समरी पढ़नी है तो समरी वाली देख ले, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अब जो चैप्टर 6 है, ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया था कि चैप्टर 5 आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी चैप्टर आपको 6 समझ आता है। ठीक है, तो इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और काफ़ी बड़ा चैप्टर है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है, आराम आराम से चलेंगे। ठीक है, और कहानी जो है इसके बैकड्रॉप जो है क्रिएट, कहीं पे कुछ नहीं समझ आए तो प्लीज़ वहीं पे रोक के पूछिएगा। ठीक है, मैं चलूँगा स्लो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी तरीके की। ओके जी। तो ये जो चैप्टर है ये है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। और पिछली क्लास में मैंने आपको समरी तो दे दी थी, मैं दोबारा उसको एलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ। तो चैप्टर 5 की थोड़ी सी कंटिन्यूएशन है। जैसे कि मैं दोबारा छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ कि हमें पता चल गया था कि कांग्रेस के जो टाइम चल रहा था 60s ऑनवर्ड्स, हमारे देश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। 2 प्राइम मिनिस्टर मर गए थे, तीसरी वाली आई थी तो अपनी चला रही थी, तो ये एक दिक्कत वाली बात थी थोड़ी सी। और हमारे कंट्री के हालात बहुत ज़्यादा एक्चुअली में ख़राब चल रहे थे। ठीक है, तो ये कांग्रेस के रूल से भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना जिसकी वजह से क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर हुआ, विच मीन्स इमरजेंसी। पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में और पूरी इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा स्टेप था जो कि इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर उसने उठाया था। आज तक इसको जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जो ऑब्जर्वर्स थे, जिन लोगों ने देखा था, जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स थे, वो एक अलग बात है, बट कांग्रेस वाले लोग भी जो है पुराने जो बैठे हुए हैं वो भी बोलते हैं कि ये बहुत बेकार इवेंट था जो कि इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है जी, ये हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। ठीक है जी, तो बैकग्राउंड टू इमरजेंसी में आप लोग देखोगे 3 पॉइंट्स हैं आपके। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, गुजरात बिहार मूवमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, जो कि पेज नंबर 107 पे है। पेज नंबर चैप्टर 6 शुरू किया भाई। तो इसमें यही है बैकग्राउंड टू इमरजेंसी। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से कवर होता है कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग इमरजेंसी, डिस्क्राइब द रीजंस बिहाइंड इमरजेंसी, बैकग्राउंड टू इमरजेंसी क्या था। तो आपको ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बट इसको कट शॉर्ट करके आपको लिखना होता है। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले हमारे इकोनॉमिक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद 2 मूवमेंट छिड़ गए थे, गुजरात और बिहार मूवमेंट। और तीसरा हमारा जुडिशरी मतलब गवर्नमेंट का ना जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ये 3 सबसे बड़े रीज़न बने थे जिसकी वजह से कांग्रेस ने या इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। वो क्या थे अब हम पढ़ेंगे, आराम से ही पढ़ेंगे, चाहे 2 ही टॉपिक क्यों ना हो, पर डिटेल्ड है क्योंकि, तो समझ भी आना चाहिए। हाँ, एक सेकेंड या तो क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर क्या बोलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो कहते हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो चेंजेस हम लोगों के इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिले थे 1967 ऑनवर्ड्स, इंदिरा गांधी जो है टावरिंग लीडर की तरह हमारे सामने आई। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। बट इसी पीरियड के दौरान हमने देखा कि पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बिटर एंड पोलराइज हो चुका था। तो एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरी तरफ नॉन कांग्रेस थी, तो पार्टी पॉलिटिक्स बड़ा पोलराइज यहाँ पे हो गया था। डिफरेंसेस थे, लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे। इस दौरान हमने ये भी देखा कि गवर्नमेंट यानी कांग्रेस गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में भी कुछ टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, तो वो नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि हम जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो यही देख के कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक रहे, फंडामेंटल राइट्स जो है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी है वो इंटैक्ट रहे। और ये भी बोला कि कांग्रेस पार्टी ने ये भी बोला कि कोर्ट अपनी मनमानी कर रहा है, हम लोग पार्लियामेंट भी एक सुप्रीम अथॉरिटी है, वो इस तरीके से कोई स्टेप ले सकती है। कांग्रेस ने ये भी बोला कि कोर्ट जो है कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन बना हुआ है और ये सबसे बड़ा रुकावट की तरह काम कर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं, कांग्रेस बोल रही थी कि हम तो प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में जो आड़े आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट आ रही है। पार्टीज जो कांग्रेस को अपोज कर रही थी या उनके अगेंस्ट थी, उन्होंने बोला कि कांग्रेस जो है अपनी उन्होंने जो है पार्टी को पर्सनल असेट समझा हुआ है और गवर्नमेंट अथॉरिटी को पर्सनल अथॉरिटी मान रहे हो और अपना फ़ायदा उठवाने की कोशिश कर रहे हो।
लेटर ऑन कांग्रेस का जब स्प्लिट हुआ तो इंदिरा गांधी और उसके ओपोनेंट जो है उनके डिविजन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो इसकी वजह से एक और परेशानी इनको आती हुई दिखी। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सबसे पहला बैकग्राउंड इमरजेंसी अगर आता है तो आपको इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट मेंशन करना है। अब ये तो हमें पता था कि चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे देश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो इसमें इन्होंने बोला 1971 का इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है, ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चन 4 मार्कर का आ जाता है, गुजरात बिहार मूवमेंट 4 मार्कर आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी 4 मार्कर आ जाता है। ये कहानी है, कहानी की तरह याद रखिएगा। पहली चीज़, जब इलेक्शन हुए थे 1971 के, कांग्रेस ने मुद्दा दिया था, स्लोगन दिया था, कौन सा? गरीबी हटाओ। सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ख़राब हो गई क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर हो गई थी, तो पैसा वहाँ पे चला गया। बांग्लादेश के क्राइसिस की वजह से हमारे इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ा। लगभग 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग जो है ईस्ट पाकिस्तान से क्रॉस होकर इंडिया में घुस गए, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई। और यही अभी क्राइसिस था रिसेंट में जो NRC और कैप को लेकर लड़ाई हुई है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट ब्यूरो जो था एक्ट, उसके यही वाला मुद्दा था। ये जो 80 मिलियन लोग जो है घुस गए थे हमारी कंट्री में, यही सब था, उसकी वजह से इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ था। फिर कहते हैं बांग्लादेश जो पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई, तो इसके बाद जो है यूएस ने हमारे सारे जो है फंड वंड जो भी दे रहा था यूएस, उन्होंने देने से मना कर दिया। इंटरनेशनल मार्केट में हुआ क्या, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइस जो कमोडिटीज़ के थे वो हमारे बढ़ गए। 23% से 23% से इंक्रीज़ हुआ 1973 में, 1974 में 30% से इंक्रीज़ हुआ। इतने बड़े लेवल का इन्फ्लेशन कभी भी लोगों ने नहीं देखा था, महंगाई इतनी बड़े लेवल की कहीं नहीं देखी थी, जिसकी वजह से आम जनता, आम जो पब्लिक थी वो परेशान हो गई। ऐसा ही होता है, आज भी हम लोग पेरेंट्स भी घर पे बात करते होंगे तो यही सुनने में आता होगा कि आम जनता परेशान हो रखी है, दिक्कत आ रही है। अब इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ख़त्म नहीं हुआ है। कहते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई थी रूरल एरियाज़ में पर्टिकुलरली, और सरकार ने क्या किया यहाँ पे, अपने खर्चों को कम करने के लिए सरकारी नौकरी जो भी लोग कर रहे थे उनकी सैलरीज़ को रोक दिया, उनकी सैलरीज़ को रुकवा दिया, जिसकी वजह से सरकारी नौकरों के अगेंस्ट भी डिससेटिस्फैक्शन आया कि भैया हम तो काम कर रहे हैं तो हमारी सैलरी क्यों रोकी हुई है। अभी रिसेंटली मेरी दिशा के पापा से बात हो रही थी तो उन्होंने भी बताया इस टाइम कोरोना का चक्कर है, सरकार तो अपने काम कर रही है जो भी है, बट वो कहते हैं कि बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट हमें 5 महीने से सैलरी नहीं आई है, तो इट्स अ वेरी टफ जॉब, ठीक है, इस टाइम पे जो देखा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, उस टाइम पे भी ऐसा था। अब क्या हुआ, मानसून फेल हो गए, मानसून फेल होने से क्रॉप प्रोडक्शन खराब हो जाती है 72 73 में, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई, फूड ग्रेन आउटपुट 8% से डिक्लाइन हो गया, और एटमॉस्फेयर क्या रखा था, सारी जनता परेशान थी, जैसे कोरोना में रखी, लोगों के पास काम नहीं थे, इकोनॉमिक कंडीशन वर्स हो रखी थी, जीडीपी इस टाइम पे गिरी हुई है, उस टाइम पे भी बहुत बुरा हाल था, ओवरऑल कंडीशन बहुत ज़्यादा कंट्री की ख़राब थी। और उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि किसको एक मौका मिला, नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज़ को मौका मिला कि उन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना शुरू किया कि भैया ये जो गवर्नमेंट है हमारे लायक नहीं रही है, इस गवर्नमेंट को करो टाटा बाय बाय। सबसे पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट और अनरेस्ट हमें देखने को मिला 1960s में, जो कि थोड़ा सा बड़ा ही हुआ था, और ज़्यादा इस दौरान जो है लगभग 70s में और बढ़ गया। मार्क्सिस्ट ग्रुप था जो कि ये चाहता था, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी पे ये लोग चल रहे थे, सोशलिस्ट पैटर्न पे, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं करते थे, उन्होंने भी अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया कि सरकार को गिराया जाए, जिसकी वजह से आर्म्स इंसर्जेंट टेक्निक्स वगैरह शुरू हुई, कैपिटलिस्ट ऑर्डर को ओवरथ्रो करने की बात करी गई, ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है ये नहीं चलेगा, नया पॉलिटिकल सिस्टम आना चाहिए। और मार्क्सिस्ट लेनिस्ट ग्रुप यानी माओइस्ट या नक्सलाइट ग्रुप थे, ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग थे वेस्ट बंगाल बिहार वगैरह में, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने इनको जो है सप्रेस करने की कोशिश करी, बट इतना ज़्यादा सप्रेस नहीं हुआ। ये लोग पढ़े लिखे लोग होते थे, पढ़े लिखे टेररिस्ट बोलते थे लोग इनको, इंटेलेक्चुअल्स होते थे ये लोग, और ये सरकार जब इनकी बात नहीं सुनती थी तो बंदूक लेके, बंदूक की नोक पर ये सरकार की बात मनवाने की कोशिश करते थे, नक्सलाइट्स एंड माओइस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, तो इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी, तो जो होता है उसकी वजह से इंसान तो परेशान होता ही है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो ये सबसे पहला जो है रीज़न बना जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाने के हालात आ चुके थे, ठीक है, ये हुआ। दूसरी बार क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये तो शुरुआत थी, यहाँ पे हुआ क्या, गुजरात और बिहार मूवमेंट हुए। अब ये प्लीज़ मार्क कर लीजिए, फर्स्ट वाला पैराग्राफ गुजरात मूवमेंट का है, सेकंड वाला पैराग्राफ बिहार मूवमेंट का है। गुजरात मूवमेंट में कांग्रेस
का री इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस हार गई थी। लिख लीजिए, कांग्रेस वॉज मतलब री इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस गॉट लॉस्ट, ठीक है, इलेक्शन। और मार्च वाले और जो बिहार वाला मूवमेंट था वहाँ पे री इलेक्शन हुए ही नहीं, ठीक है। तो कांग्रेस एज इट इज़ वहाँ पे थी। यहाँ पे लिख दिया कांग्रेस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिज़ाइन। सेकेंड वाला एक पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में लिख लो, कांग्रेस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिज़ाइन। ऊपर वाले में कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शन। ऊपर वाला गुजरात मूवमेंट है, नीचे वाला बिहार मूवमेंट है। ओके, कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शन, कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शन। नीचे वाले में लिख लेना कांग्रेस गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिजाइन। ओके, अब हुआ क्या देखिए, गुजरात और बिहार मूवमेंट तो दोनों में सेम चीज़ें हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट मूवमेंट ही है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही कर रहे थे सारे के सारे। और ये वही जो आम जनता लड़ रही होती है, महंगाई हो गई, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, दाल के प्राइस, चावल के प्राइस, सब्जियों के प्राइस, यही सब चीज़ों के लिए लड़ रहे थे। तो देखो क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट गुजरात और बिहार में शुरू हुए। दोनों के दोनों कांग्रेस के रूल स्टेट्स थे, इसलिए यहाँ पे हुआ। और इसका फार रीचिंग इम्पैक्ट हमारे दोनों पॉलिटिक्स पे भी और दोनों स्टेट्स पे पड़ा। नेशनल पॉलिटिक्स में भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिला। जनवरी 1974 में गुजरात में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है प्रोटेस्ट एजिटेशन करना शुरू करा कि हमारे जो है फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तेल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, अदर एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ गए हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने ज्वाइन किया और ये थोड़े से बहुत जल्दी फैल गया वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, गुजरात में लगाना पड़ा प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल लग गया क्योंकि गवर्नमेंट इधर उधर टॉपल अप होने के कगार पे थी, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ऑपोजिशन पार्टीज़ ने क्या डिमांड किया कि कांग्रेस भाई साहब आपको दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका रूल तो हो चुका है ख़राब, हम चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो। अब यहाँ पे मोरारजी देसाई, ठीक है, आ गए हैं भाई साहब मोरारजी देसाई, हमारे पिछले चैप्टर से चले आ रहे थे, यहाँ पे पहुँचे पैदल चल चल के। तो ध्यान दीजिए मोरारजी देसाई भाई साहब के बारे में, आगे भी पढ़ने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका यहाँ पे। तो मोरारजी देसाई प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस कांग्रेस ओल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन सिंडिकेट, नॉन ऑपोजिशन पार्टीज, एक्चुअली नॉट नॉन ऑपोजिशन पार्टीज, जो कि इंदिरा गांधी के राइवल थे, जो कि कांग्रेस में थे। उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं चला जाऊंगा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे, ठीक है, मैं चला जाऊंगा भूख हड़ताल पे अगर दोबारा इलेक्शन नहीं होते हैं यहाँ पे, मुझे तो चाहिए दोबारा इलेक्शन। और इंटेंस प्रेशर के अंदर स्टूडेंट्स ने, हाँ जी सर। So sorry for interrupting. I wanted to ask that how many people have been there in Congress? Like, kabhi Moraarji Desai aa rahe, kabhi koi aa rahe. It's getting a bit confused. Can you please explain it? जिसका जिसका जो नाम आ रहा है दिशा वही कर रहे हैं। झूले झूले लाल द मस्त कलंदर, सेवन दिन सरकार द मस्त कलंदर, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदारी तो बहुत सारी होती है, बट इंपॉर्टेंट रिश्तेदारी को हमें याद रखना है, ये याद रखना। अभी फ़िलहाल तो इनकी कहानी है, आगे फिर नाम चेंज होंगे ही, अभी फ़िलहाल आपको जो आ रहे हैं वो याद करना है। So there have been two rivals so far for Indira Gandhi, right? मोरारजी देसाई था बस शुरू से, बीच में तो वो था कि लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया था। So there was one more time starting in the previous chapter जब वो old Congress and new Congress वाला सिस्टम था, तो उसमें भी तो था राइवल उसका। नहीं, वहाँ पे मोरारजी देसाई था भाई, वो तो बाकी सारे कांग्रेस प्रेसिडेंट वगैरह के नाम है, प्रेसिडेंट। और वो जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे इंडिया के, वीवी गिरी और एन संजीवा रेड्डी, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के थे। ओके, तो मोरारजी देसाई कांग्रेस के लीडर थे, मेन ओपोनेंट लीडर थे। उन्होंने बोला कि मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा अगर यहाँ पे दोबारा इलेक्शन नहीं होते। स्टूडेंट का प्रेशर पड़ा, ऑपोजिशन पार्टीज़ का प्रेशर पड़ा, तो असेंबली इलेक्शन गुजरात में हुए जून 1975 में। कांग्रेस यहाँ पे हार गई, ठीक है, प्रेशर तो था ही, तो कांग्रेस को टाटा बाय बाय यहाँ पे कर देना पड़ा। अब यही हुआ क्या कि मार्च 1974 में बिहार में भी कुछ इस तरीके का, ऊपर वाला जनवरी में शुरू हुआ था, इधर वाला मार्च में हुआ था, तो पैरेलली ये कहानी चल रही थी। तो मार्च 1974 में बिहार में भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, वही राइजिंग प्राइसेस, फूड स्केर्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन। एंड लेटर ऑन क्या हुआ,
उन्होंने जयप्रकाश नारायणन, इसको अंडरलाइन कर लेना, बहुत बार इसका नाम आने वाला है जयप्रकाश नारायणन का, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, काफ़ी बार अभी रिपीट होएगा आगे। जयप्रकाश नारायणन जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में इतने ज़्यादा नहीं थे बट सोशल वर्क करते थे, उन्होंने को इन्वाइट किया गया कि आप हमारे मूवमेंट को आगे लेके जाओ। उन्होंने बोला, क्योंकि ये भी कांग्रेस के अगेंस्ट हो रखे थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जी, एक काम करते हैं, मैं आपके प्रोटेस्ट को मूव करूंगा, जो है आगे लेके जाऊंगा। सबसे पहली बात, ये मूवमेंट रहेगा नॉन वायलेंट, और दूसरी बात, हम ये मूवमेंट सिर्फ बिहार तक नहीं रखेंगे, ये मूवमेंट नेशनल बनेगा, हम पूरे इंडिया में चलाएंगे इस मूवमेंट को। इस कंडीशन पे अगर अग्री करते हो, तो जयप्रकाश नारायण ने बोला करते हो तो अच्छी बात है, स्टूडेंट्स ने बोला बहुत अच्छी बात है जी, करें, ऑपोजिशन पार्टीज ने भी बोला। तो स्टूडेंट मूवमेंट एज्यूम्ड अ न्यू पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड हैड नेशनल अपील। हर जगह से, हर तबके का इंसान जो है जयप्रकाश नारायण को ज्वाइन करने लगा। जयप्रकाश नारायणन ने बोला कांग्रेस का डिसमिसल चाहिए हमें भी बिहार में, उसने भी ये बात बोली। और जयप्रकाश नारायणन ने बोला टोटल रेवोल्यूशन आना चाहिए, ये मार्क कर लीजिए, 1 मार्कर आया हुआ है बोर्ड में, टोटल रेवोल्यूशन। जयप्रकाश नारायणन कॉल्ड फॉर टोटल रेवोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर डिसमिसल ऑफ द कांग्रेस इन बिहार। क्यों? क्योंकि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फेयर खराब हो चुके थे एंड ही वांटेड टू स्टैब्लिश ट्रू डेमोक्रेसी, सच्चा लोकतंत्र जो इस्टेब्लिश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नाम दिया। 1 मार्कर में ही आया है और बड़ा कोई नहीं आया है, या तो जैसे मैच द फॉलोइंग आ गया था, टोटल रेवोल्यूशन जयप्रकाश ने दिया, या फिर इसके अंदर क्या बोला गया था, ठीक है जी। तो यहाँ पे लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया, स्ट्राइक, घेराव और प्रोटेस्ट किया बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने टेस्ट तो कर ही चुका था कि हम गुजरात में हार चुके हैं, तो बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पे हाथ खड़े कर दिए कि वी आर नॉट रिजाइनिंग, हम रिज़ाइन नहीं देंगे, ठीक है जी, ये चीज़ हुई। तो ये आपका बिहार मूवमेंट है, आगे है, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो मूवमेंट था, ये शुरुआत थी कि नेशनल पॉलिटिक्स में अब उथल पुथल होना शुरू हो गई थी। जयप्रकाश नारायणन ये चाहते थे कि ये बिहार मूवमेंट जो है बाकी सारी कंट्री में भी फैले। जयप्रकाश नारायणन ने साथ के साथ रेलवेज एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड कर दिया, और उन्होंने रेलवेज एम्प्लॉयज़ ने भी बोला कि हम नेशन वाइड स्ट्राइक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेलवेज एम्प्लॉयज़ की डिमांड को भी पूरा नहीं कर रही थी कांग्रेस पार्टी, तो इसलिए उनके साथ हो लिए कि हमारी भी मांगों को पूरा किया जाए, जिसकी वजह से हमारी कंट्री पैरालाइज हो सकती थी और हो भी गई थी, ठीक है, क्योंकि ट्रेन्स बंद कर दी गई थी। 1975 में जयप्रकाश नारायणन ने लोगों को इकट्ठा किया और पार्लियामेंट तक प्रोटेस्ट, पार्लियामेंट तक जो है मार्च किया। तो आप देखो, बिहार से लेकर दिल्ली हमारा पार्लियामेंट है, यहाँ तक मार्च किया। ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल रैली था जो कि कभी कैपिटल में हुआ हो, तो ये मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे, वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज एवर हेल्ड इन कैपिटल। और इस टाइम पे he was now supported by non-Congress opposition parties like भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोक दल एंड सोशलिस्ट पार्टी एंड अदर। तो सारे के सारे लोग जो है इसके साथ हो लिए थे कि भैया जयप्रकाश नारायणन जो है अब कुछ करके दिखाएगा, इंदिरा गांधी को होएगा टाटा बाय बाय, ठीक है। सो दीज पार्टीज, ये पार्टी क्या प्रोजेक्ट कर रही थी कि जयप्रकाश नारायणन इज एन ऑल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी, विच मीन्स दैट ही इज एन ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर, कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने बोला कि जयप्रकाश नारायण कुछ करके दिखाएगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हाउएवर बहुत सारे क्रिटिसिज्म थे उसके आइडियाज़ को लेकर, एंड ये इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट एंड एजिटेट कर रहा था। बट इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये मूवमेंट सारा नॉन वायलेंट था, और इसमें किसी भी तरीके का, इन्होंने बोला था, किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और काफ़ी चीज़ें इनको देखने को नहीं मिली थी, और आराम से ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है। तो यही इन्होंने लगा कि बोथ गुजरात और बिहार मूवमेंट वो एंटी कांग्रेस था, एंड रादर देन अपोजिंग द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट तो यही बोला गया था, एंटी कांग्रेस ज़्यादा था, स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं था। एंड इन्होंने बोला दे वर सीन एज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। और स्पेसिफिक क्या था, इन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी की लीडरशिप से प्रॉब्लम है, हमें पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है। और इंदिरा गांधी ने बोला कि भैया ये तो पर्सनल अपोजिशन है, ये तो ग्रजेस निकाल रहे हैं मेरी तरफ, अब तो है मेरी छुट्टी हो जाएगी, तो ज़रा संभल के चलना है मुझे, ठीक है। तो ये पूरा गुजरात बिहार मूवमेंट था जो कि इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। पेज नंबर 106 पे आप देख रहे हो एक कार्टून है सेव डेमोक्रेसी वाला, ये मार्क कर लीजिएगा, 5 मार्क्स का कार्टून, 3 या 4 बार बोर्ड्स में आ रखा है ये वाला, ठीक है जी, ये मार्क कर लीजिएगा। ओके, तो पहला दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। पहला तो इकोनॉमिक कंटेस्ट, हमारे जो देश के हालात से बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और जो है दूसरा क्या हुआ, गुजरात बिहार मूवमेंट। गुजरात वाले मूवमेंट स्टूडेंट मूवमेंट था, वही राइजिंग प्राइसेस वगैरह को लेकर। गुजरात में दोबारा इलेक्शन हुए, मोरारजी देसाई ने डिमांड किया था, और दोबारा इलेक्शन में कांग्रेस हार गई। बिहार में नहीं हुआ, बिहार में गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया, हम जो है रिज़ाइन नहीं करेंगे, ठीक है।
पेज अब देखिएगा आप 107 पे रेलवे स्ट्राइक दिया हुआ है 1974 का। ये भी एक बहुत बड़ा जो है रीज़न बना था, हालांकि बहुत छोटा सा है, बट ये 1-2 मार्कर आया है, काफ़ी बार आया हुआ है बोर्ड्स में। रेलवे स्ट्राइक 1974 की क्या थी, तो लोगों ने अब यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया गया है, इमेजिन करिए कि रेलवेज बंद हो गई हैं, एक दिन के लिए नहीं बट मोर देन अ वीक। ऑफकोर्स कई लोगों को इनकन्वीनियंस होगी एंड हमारी कंट्री रुक सकती है बिल्कुल, बिकॉज गुड्स भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वन कंट्री टू वन स्टेट टू अनदर थ्रू ट्रेन्स। डू नो ये एक्चुअली में हुआ 1974 के अंदर। ये क्या था, तो ये पैराग्राफ में इसी में सेकंड में लिखा हुआ है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी रेलवे स्ट्रगल की, जो कि जॉर्ज फर्नांडिस लीड कर रहे थे। इन्होंने नेशन वाइड स्ट्राइक के लिए बोल दिया ऑफ द एम्प्लॉयज़ फॉर प्रेसिंग देयर डिमांड्स रिलेटेड टू बोनस एंड सर्विस कंडीशन। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, पहली जो चीज़ यहाँ पे आई, कौन लीड करता था इसको, जॉर्ज फर्नांडिस। इनकी अभी 3 साल पहले के आसपास डेथ हुई है, रिसेंट में ही 3 साल पहले। और इनकी क्या डिमांड थी, इन्होंने बोला था कि हमें जो है बोनस एंड सर्विस कंडीशंस हमें अच्छी मिलनी चाहिए, इसलिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोल दिया हम आपकी मांग पूरी नहीं करेंगे, मांगो, हम तो नहीं दे रहे आपको। तो एम्प्लॉय जो थे, ये सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, स्ट्राइक पे चला गया मई 1974 में। स्ट्राइक की वजह से रेलवे एम्प्लॉयज़ और लेबर अनरेस्ट हो गया यहाँ पे, और इन्होंने बोला कि हमारे रेलवेज़ के राइट्स हैं कुछ वर्कर्स के, और वेदर एम्प्लॉयज़ ऑफ एसेंशियल सर्विसेज शुड अडॉप्ट मेजर लाइक स्ट्राइक्स, कि इस तरीके से आप स्ट्राइक कर दोगे, अच्छी बात है, ये तो करना था क्योंकि और कोई रास्ता तो था नहीं। तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये स्ट्राइक इलीगल है, as the government refused to concede the demands of the striking workers, arrested many of their leaders and deployed territorial army। तो आप देखिए रेलवे ट्रैक्स को प्रोटेक्ट करने वगैरह के लिए इन्होंने आर्मी लगा दी, बट स्ट्राइक को 20 दिन के बाद बिना किसी सेटलमेंट के कॉल ऑफ करना पड़ा। ठीक है, तो ये कोई इसका आउटकम नहीं निकला, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिली। ठीक है, विदाउट एनी सेटलमेंट 20 दिन के बाद 1974 रेलवे स्ट्रगल, जॉर्ज फर्नांडिस, बोनस सर्विस कंडीशन, यही याद रखना है। 1 and 2 मार्कर, मैच द फॉलोइंग, इन सब में आया हुआ है और डायरेक्टली लिखने को भी आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये तीसरा रीज़न था रेलवे स्ट्राइक। अब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। ठीक है, तो ये तीसरा जो है यहाँ पे इन्होंने बताया, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। अब सरकार की जो भिड़ंत हो गई, वो सरकार की भिड़ंत हो गई जुडिशरी सिस्टम, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उससे भिड़ंत हो गई। किस वजह से हो गई, अभी लेटेस्ट में केशवानंद भारती जी की डेथ हुई है। केशवानंद भारती इनका ही यहाँ पे एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने ये स्ट्रगल छेड़ा था। ठीक है और क्या था वो, अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं है डिटेल। तो ये क्या कहता है, तो कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी क्या कहते हैं, ये एक्चुअली में तीसरा सबसे बड़ा रीज़न, या आप मान सकते हैं इसके फ्लो के वाइज से चौथा सबसे बड़ा रीज़न बना, जिसकी वजह से जो है स्ट्राइक लगानी पड़ी। तो कहते हैं ये जो पीरियड था, यहाँ पे गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे विद जुडिशरी। और ये जो लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट है पार्लियामेंट और जुडिशरी का, आपने 11th में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स यहाँ पे इमर्ज हुए थे। तो इन्होंने बोला कैन द पार्लियामेंट एब्रिज फंडामेंटल राइट्स, तो कहते हैं पार्लियामेंट क्या जो है फंडामेंटल राइट्स में बदलाव लेकर आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। सेकेंडली उन्होंने बोला कि क्या पार्लियामेंट जो है राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल कर सकता है बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं। तो इन्होंने क्या बोला, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच अ मैनर दैट राइट्स आर कर्टेल, हम नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सर्टेन फीचर्स हैं, उसको बदलाव नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। थर्डली क्या हुआ, पार्लियामेंट ने एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, सेइंग दैट इट कैन एब्रिज फंडामेंटल राइट्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव हम लोग लेकर आए हैं ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो है हम लोग चेंज कर सकें। बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्रोविजन, उन्होंने बोल दिया नहीं। तो इसकी वजह से ये क्राइसिस हुआ गवर्नमेंट और जुडिशरी के केस के बीच में, और ये क्राइसिस कल्मिनेट हुआ द फेमस केशवानंद भारती केस, जिनकी अभी 4-5 दिन पहले पिछले हफ्ते ही डेथ हुई है। और इन दिस केस कोर्ट गेव अ डिसीजन दैट देयर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दीज फीचर्स। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बहुत लड़े थे इन्होंने, वही बोला था इसमें। इसी दौरान हमारा राइट टू प्रॉपर्टी थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है बेसिक फूड क्लोथ शेल्टर, तो फूड क्लोथ और एजुकेशन ये सब चीज़ें हम आपको इंश्योर करा सकते हैं, हम आपको घर नहीं दे सकते एक लेवल पे। तो इसको थोड़ा सा अमेंड ज़रूर कर दिया गया था। तो केशवानंद भारती केस इस तरीके से चला था।
और इसमें यही बोला कि कुछ बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको बदलाव नहीं कर सकते, प्लीज़ ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हुआ, तो दो डेवलपमेंट्स और ऐड हो गई जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच। अब कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी में सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जो है फंडामेंटल राइट्स को लेकर। दूसरा जो हुआ वो क्या हुआ कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में भी लड़ाई छिड़ गई। कहते हैं इमीडिएटली ये केशवानंद भारती केस का जब जजमेंट आया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोस्ट खाली हो गया हमारा, ठीक है, इंडिया का, ध्यान से सुनिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पोस्ट खाली हो गया। अब क्राइटेरिया क्या कहता है, 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे हमारे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कहीं पे भी होंगे, उनको आप चूज़ करोगे चीफ जस्टिस बनाने के। तो ये प्रैक्टिस क्या है, सीनियर मोस्ट जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का उसको चीफ जस्टिस बनाते हैं, तीन लोगों का देखते हैं। बट 1973 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सीनियरिटी जो है साइड लगाई, गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने, यूजली ऐसा होता नहीं है, जस्टिस एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया जानबूझ के, कि जस्टिस एन रे उनके क्योंकि चहीते थे कांग्रेस गवर्नमेंट के, और आपका चीफ जस्टिस अगर बैठा होएगा तो अगर आपको सरकार को कोई बात मनवानी है तो वो आराम से हो सकती है। तो स्ट्रैटेजिकली जो इंदिरा गांधी ने किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। तो इसमें इन्हें बोला अपॉइंटमेंट पॉलिटिकली कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, बिकॉज जो सारे जजेस थे वो बहुत ज़्यादा सीनियर थे, और इसलिए भी उनको अपॉइंट नहीं किया गया क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने जो है जजमेंट्स दे दिए थे, ठीक है, कुछ ऑर्डर्स पास कर दिए थे, इसलिए इंदिरा गांधी ने उसको कुछ सेटिंग वेटिंग करके सारी चीज़ें इधर उधर कर दी। तो अब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लोग मिक्सअप कर रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं, देश चला रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। जो लोग प्राइम मिनिस्टर के क्लोज थे बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि दे वर टॉकिंग द नीड ऑफ जुडिशरी एंड द ब्यूरोक्रेसी कमिटेड टू द विजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो भैया देश चलाना है, लोगों को चलाना है, सरकारें चलानी है, तो आपको काम करना है, रादर देन आप देख रहे हो अपनी आइडियोलॉजीज पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ नॉट राइट। एंड फाइनली जब ये हुआ तो क्लाइमेक्स क्या कन्फ्रंट हुआ, फाइनली ये हुआ कि हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड है। अब इस वजह से इंदिरा गांधी और ज़्यादा चिढ़ गई कि मेरे इलेक्शन को इनवैलिड कर दिया, क्योंकि अब क्या था, जिस बेसिस पे इलेक्शन इनवैलिड हुआ था, तो इंदिरा गांधी अब तो ना एमपी रह सकती थी और ना ही वो जो है प्राइम मिनिस्टर रह पाती, ठीक है, दोनों चीज़ें। इसलिए इंदिरा गांधी को जो है बहुत गड़बड़ लगी, एंड जस्ट ये जैसे ही डिसीजन आया उसके जस्ट बाद जो उठा के इसने इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, कि भैया लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक मिनट दिशा, एक मिनट, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इट्स बेटर कि अपनी गद्दी बचाने के लिए, ऑब्वियसली उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया, तो अपनी गद्दी बचाने के लिए मैं प्रोटेस्ट कर यहाँ पे जो है इमरजेंसी लगा देती हूँ, ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें थी जो इन्होंने यहाँ पे बताई। दोबारा बता देता हूँ, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, गुजरात बिहार मूवमेंट, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, पहला पार्ट केशवानंद भारती केस और जो फंडामेंटल राइट्स को एवरेजिंग वाली बात हुई, एंड सेकंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन रे को अपॉइंट कर लिया गया था सुपीरियरिटी को हटा के, ठीक है, और फाइनली जो है इसका इलेक्शन को इनवैलिड करार कर दिया गया था। हाँ जी दिशा बोल। सर ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस था एंड ये इंदिरा गांधी के इलेक्शन का इनवैलिड करना, ये सब कुछ लिंक्ड था एक तरीके से, वाज इट प्लान्ड अर्लियर? प्लान्ड ही है, जिस हिसाब से हो रहा है ये प्लान था सारा जानबूझ के। ओके, जहाँ तक किसी को कहानी अगर नहीं समझ आई है तो वो अनम्यूट करके पूछे, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी को भी कुछ नहीं समझ आया हो अभी तक, वीडियो रिकॉर्डिंग तो क्या, कौन बोल रहा है, आवाज़ नहीं आ रही, मेरे को समझ नहीं आया। कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी किसने पूछा है ये? वान्या, अरे वान्या यार कितनी बार पूछोगे तुम कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी। ओके, कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी वान्या, इन्होंने घर पे भी मैंने समझा ही दिया था वैसे वान्या, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया है ये वाला वहाँ पे। तो एनीवे, तो कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी इन्होंने यही बताया था कि पहले तो ये बोले थे कि ना 3 कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोविजंस हमारे थे वो इमर्ज हो गए थे यहाँ पे। प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते थे, ये शुरू से ऑलरेडी जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से हम लोगों ने जो है इसके ऊपर काम किया हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि क्या फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं किया जा सकता। कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कर्टेलमेंट कर सकते हैं, कमी ला सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए भी मना कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया, वो कहते हैं हम DPSP पे इसका इफेक्ट दिखाएंगे।
एक्चुअली में कर दिया। तो इस प्रोविज़न को भी बाद में नकारा कर दिया कि ये गलत है, और यही लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट जुडिशरी तो आपस में लड़ाई कर रही है, दो सुप्रीम अथॉरिटी है हमारी कंट्री की, तो दिस इज़ नॉट राइट। और ये फेमस केस कल्मिनेट हुआ था केशवानंद भारती केस में, क्योंकि इसी ने जो है इसने जो है कोर्ट में केस कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स और राइट्स हैं उसको नहीं चेंज किया जा सकता है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि एक्चुअली में ऐसा है, नहीं चेंज होगा। ठीक है। एंड लेटर ऑन जो है फिर फ़ायदे बाद ये बताया था कि जैसे ही केशवानंद भारती केस का जो है वर्डिक्ट आया, उसमें ये देखा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे थे उनकी पोस्ट को खाली कर दिया गया था, हट गए थे। तो क्राइटेरिया तो यही है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस को देखा जाता है, उसमें से चूज़ करते हैं। बट उसमें ये क्या, इंदिरा गांधी ने अपनी पावर्स का कुछ यूज़ करके जस्टिस A.N. रॉय को अपॉइंट कर लिया। ये पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल हो गया था, एंड लोग यही बोल रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजीज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिक्सअप हो रही है, गलत बात है। ठीक है, आपको जो काम करना है वो करो। फाइनली क्योंकि लोग थोड़े से परेशान हो गए थे और किसी ने इसके बारे में कंप्लेंट कर दी, और इंदिरा गांधी का इलेक्शन इलाहाबाद से इनवैलिड करार कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि वो जिस ग्राउंड्स पे लिया गया था वो सही नहीं था, और वहाँ पे प्रॉब्लम फिर नज़र आपको आई। ठीक है, ये बताया। और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कहानी नहीं समझ आई हो? सर मुझे इस वाले यही वाला जो पेज है 107, इसमें जो लास्ट लाइन लिखी है, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दीज फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दीज फीचर्स। सर अगर आप एक साइड पे कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक थिंग, वो चेंजलेस नहीं है, तो फिर ये वाला नैरेटिव कहाँ से अराइज होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को चेंज करना मींस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्टैटिक नहीं है। ओके। और एक्चुअली देखो क्या है कि चैतन्य, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स में जैसे राइट टू प्रॉपर्टी भी हमें दिया हुआ था, अभी भी बात तो कर लिखा हुआ, तो अब लिखा हुआ नहीं आता है, तो इसमें तो एक अमेंडमेंट मैंने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। बट इसका डिटेल्ड वर्जन पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बहुत सारी हुई है, बहुत तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, जो कि एक्चुअली में DPSP पे इफेक्ट दिखाते हैं। अब जैसे क्या था कि सोशोलॉजी पढ़ोगे तो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लेकर आए, उससे एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स का कोई लेना देना नहीं था, बट सोसाइटी में काम करने का तरीका चेंज हुआ। 92nd 94th 84 माइनॉरिटीज़ को लेकर आ गया था, माइनॉरिटीज़ एक्ट को लेकर कि माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन किया जाए और इनको मारा पीटा जाता है, अट्रॉसिटीज़ करें। तो कायदे से देखा जाए तो 2 वर्जन है चैतन्य, स्टैटिक तो नहीं है, अमेंडमेंट्स हुई हैं, आगे भी हुई है, अभी भी हुई है, और इनफैक्ट ऑन अ लेटेस्ट नोट पे अगर हम लोग बात करें, जो आर्टिकल 356 और 35A हटाया था, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही था, और वो हटाया भी इसलिए गया कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल पाना चाहती थी, इसलिए जो है वहाँ पे उसको UT डिक्लेयर कर दिया गया JNK का। ठीक है, तो ये चीज़ होती आई है और हुई भी है, बट मेजरली आप देखोगे कि ना जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो दिस वॉज अग्रीड कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई नहीं छेड़ सकता, दीज आर सुप्रीम। ये सब कुछ सिर्फ जो अगर कुछ क्राइसिस ही होता है बड़े लेवल का, जैसे अभी हमारा कोरोना लॉकडाउन हुआ था, तो यू आर नॉट अलाउड टू रोम फ्रीली ऑन रोड्स। ठीक है, चेकिंग बहुत हो रही थी और पूछ बहुत कर रहे थे, मेरे साथ भी हुआ था, तो ये सब चीज़ें तब अलाउ करी जा सकती है, वरना नहीं होता। ठीक है चैतन्य, आई होप इट गिव्स यू क्लैरिटी। ओके कूल, ठीक है जी। तो ये फाइनली जो है हमें देखने को मिला, और मैं इसको कंटिन्यू ही कर रहा हूँ, एक छोटा सा टॉपिक है, हम ये करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये कंटिन्यूएशन में इन्होंने टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्चुअली में, बट ये कंटिन्यूएशन में अब हुआ क्या कि हाई कोर्ट ने तो डिक्लेयर कर दिया इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड है। हुआ क्या, अब फाइनली होती है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ये आपका 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट बीच में से भी इसमें से काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। सुनते हैं पहले क्या हुआ, देखिए क्या कहते हैं कि 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, उन्होंने जजमेंट पास किया इंदिरा गांधी का लोकसभा का इलेक्शन जो है इनवैलिड है। ये ऑर्डर क्यों आया, बिकॉज एक राज नारायण सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने बोला था, जो कि एग्जैक्टली इंदिरा गांधी के ऑपोजिट में खड़ा था, सोशलिस्ट लीडर था, जो कि 1971 में इसके ऑपोजिट में खड़ा हुआ था, नॉट फॉर प्राइम मिनिस्टर बट एज अ लीडर कहीं के लिए खड़ा हुआ हुआ, लिखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसने पिटीशन फाइल कर दी। पिटीशन में क्या बोला गया कि इंदिरा गांधी ने
जो है गवर्नमेंट सर्विसेज यूज़ करी है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यूज़ करा है इलेक्शन कैंपेन में। आप एक्चुअली में सरकार का पैसा, सरकार की गाड़ी, सरकार के सर्वेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेन में, वो गलत हो जाता है। तो ये चीज़ करी गई, इलेक्शन किया गया और जजमेंट हाई कोर्ट ने ये बोला कि अब ये नो लॉन्गर एमपी रहेगी और इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहेगी अनलेस विदिन 6 मंथ्स उसको एमपी इलेक्शन में दोबारा नॉमिनेट इलेक्ट करके लेकर नहीं आते। जून 24 को हुआ क्या, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर पार्शियल स्टे लगा दिया। क्यों लगा दिया? सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठा था? ऊपर वाले भाई साहब, जस्टिस A.N. रे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे सकती है, स्टे लगा दिया टिल हर अपील वाज डिसाइडेड। शी कुड रिमेन एन एमपी बट कुड नॉट टेक प्रोसीडिंग्स इन लोकसभा। तो एमपी तो रह सकती है, लोकसभा में प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं कर सकती। तो स्ट्रैटेजिकली था, आपके जुगाड़ू वाले भाई साहब ऑलरेडी बैठे हुए थे, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। अब क्या हुआ? ये जो क्राइसिस इन रिस्पॉन्स आगे बढ़ा, कहते हैं अब स्टेज जो है पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हो चुका था, बड़ी लड़ाई के लिए। हाँ दिशा? सर ये जो इसने इमरजेंसी लगवाई थी, इससे पहले एक जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया था एंड ये इंदिरा गांधी ने करवाया था। तो इमरजेंसी के टाइम पे इसके ऊपर क्या कहते हैं क्लेम्स आ गए दैट शी हैड यूज्ड ऑल द गवर्नमेंट थिंग्स टू प्रमोट द कैंपेन इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के 1971 के इलेक्शन के टाइम पे। हाँ yes sir, so which is not allowed. So sir, how come like she was told that she can be like she can attend meetings, sorry she cannot attend meetings but she can be the MP and A.N. रे को घुमा के कर दिया गया even though A.N. रे was appointed by her itself. हाँ, तो मैं दिशा मेरे ख्याल से कुछ बीच में मिस कर दिया है। जस्टिस A.N. रे तो अपॉइंटेड था ही था। ये एक्चुअली 1971 के इलेक्शन में इसने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को यूज़ किया था और वर्डिक्ट इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद कोर्ट में पिटीशन राज नारायण ने फाइल करी थी। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन है, राज नारायण वाला, तो मार्क कर लीजिएगा प्लीज़, मैंने बताया नहीं आपको। और इसने पिटीशन फाइल किया था कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट सर्वेंट्स और एम्प्लॉयज़ को ये सब चीज़ें यूज़ करी है, विच इज़ नॉट राइट, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि इसका इलेक्शन इनवैलिड है। अब ये MP और PM दोनों नहीं रह सकती। बट अब जब हाई कोर्ट ने बोला है तो हाई कोर्ट का आप जो है ऑर्डर ऊपर लेके जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली जस्टिस A.N. रे बैठा था, उसने बोल दिया स्टे लगा दिया। MP आप रह सकते हो बट लोकसभा प्रोसीडिंग्स में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, क्योंकि 1975 की बात है। उनको ये पता था कि अगले साल इलेक्शन है, थोड़े टाइम की बात है, आराम से दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा आ जाएगी। मतलब स्ट्रैटेजिकली अगर पीछे की कहानी देखोगे तो ये चीज़ हुई। ठीक है, ये बताया, अब समझ आया दिशा? Sir, A.N. रे was appointed by Indira Gandhi instead of the other 3 senior judges and उसी ने उसको स्टे लगवा दिया ये कह के कि वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते मगर MP रह सकते हैं। दिशा एक्चुअली में क्या होता है, हाई कोर्ट का अगर आप ऑर्डर से खुश नहीं होते हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। प्रैक्टिकली ये होता है, वो तो आपका बंदा बैठा है इसलिए हो गया ना, कायदे से कोई और होता तो शायद नहीं होता। लॉजिकली बात करो ना, लॉजिक वाली बात है। अगर हाई कोर्ट से आप नाखुश, कोई भी, अगर मेरे मैं अगर हाई कोर्ट में केस डालता हूँ तो अगर मैं नाखुश हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकता हूँ आराम से अपने लिए। ये कोर्स था कि कोर्ट केस है, सुप्रीम कोर्ट वाले लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बात है, वो तो बंदा तो कोई भी हो सकता है। अब सिंपल सी बात है, मैंने आज पढ़ाया, ठीक है, कीर्ति बैठी है, चैतन्य, कोई भी है, सो एंड सो, अब वान्या है, कोई भी है, तुम लोग बन गए चीफ जस्टिस, मेरा कोई केस आएगा, मैं बोलूँगा लो दिशा यार मेरी हेल्प करो। सर आपने पढ़ाया, क्या बात कर दी, यही टॉपिक तो हमने पढ़ाया था, आज हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे लिए मेरे फेवर में केस लड़ सकते हो, मेरे लिए जो है जजमेंट पास कर सकते हो, क्योंकि मैं आपका टीचर रहा था। कुछ रिस्पेक्ट कर लेना, क्या पता कोई चीफ जस्टिस बन जाए। ठीक है, आई विल प्रे फॉर योर गुड। एनीवे, तो यार तो क्राइसिस रिस्पॉन्स हुआ, सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। अब हुआ क्या, स्टेज जो है बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो चुका था, दुडुम दुम दुडुम दुम। और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जयप्रकाश नारायणन की थी, उस वर्डिक्ट के ऊपर, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले वर्डिक्ट, उन्होंने बोला कि भाई रिज़ाइन करो, रिज़ाइन करो, रिज़ाइन करो। मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन करी, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पे पहुंच गए 25 जून 1975 को। जयप्रकाश ने अनाउंस किया कि ये नेशन वाइड सत्याग्रह है जो गांधी जी की आइडियोलॉजीज पे चल रहे थे, और उन्होंने बोला कि आप रिज़ाइन करिए इंदिरा गांधी, और आर्मी से, पुलिस से, गवर्नमेंट से बोला किसी भी तरीके का इलीगल और इमोरल ऑर्डर आप कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
अब पॉलिटिकल मूड जो था कंट्री का हमारा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा था, विच वॉज अगेंस्ट द कांग्रेस मोर देन एवर बिफोर। गवर्नमेंट का रिस्पांस देखिए क्या है। गवर्नमेंट को पता चल गया अब वो जो है हमारा सर के ऊपर से पानी चला गया और इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। गवर्नमेंट ने उठा के इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। 25 जून 1975 को गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से आर्टिकल 352 लगा रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन का और इमरजेंसी लगा रहे हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या थी? प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा कोई तोड़ताड़ नहीं थी। तो ऐसा आप देखिए स्ट्रैटेजिकली हुआ ये भी। इस प्रोविज़न के अंदर गवर्नमेंट जो है एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट के बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये जो क्राइसिस बहुत बड़ा है और इमरजेंसी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकली उस टाइम पे सरकार के पास पावर होती थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर कि इमरजेंसी आप डिक्लेयर कर सकते हो, और अगर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। जैसे अभी बीजेपी सब डिसाइड कर रही है ना कोरोना के चक्कर में सब सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इमरजेंसी जब लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो कहते हैं जैसे ही इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन पावर प्रैक्टिकली सस्पेंड हो जाती है, सारी पावर आ जाती है यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया। फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पे ख़त्म सेंट्रल लेवल पे आ जाता है। सेकेंडली गवर्नमेंट जो है अगर इमरजेंसी लगती है तो आपके सारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और रोका जा सकता है, आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है, किसी भी तरीके का। एंड फ्रॉम द वर्डिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियर था कि इमरजेंसी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है इन विच नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन नॉट फंक्शन। इसमें किसी भी तरीके का पॉलिटिकल फंक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर आ जाती है, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर आ जाती है। एंड कहते हैं 25 जून 1975 को प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी इम्पोज करी हमारे प्रेसिडेंट को, उस टाइम पे जो थे इंडिया के प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद, क्योंकि ऊपर से आपको परमिशन लेनी पड़ती है पहले प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स से, ऐसी इमरजेंसी लगती है, पर इन्होंने उल्टा काम किया, इमरजेंसी लगा दी। बाद में गए डॉक्यूमेंट्स सारे न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रिसिटी, जो न्यूज़पेपर ऑफिसेस थे उनकी इलेक्ट्रिसिटी कटवा दी, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स और वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया जो अपोजिशन पार्टीज़ में थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कैबिनेट को अगले दिन सुबह इन्फॉर्म किया गया स्पेशल मीटिंग के बारे में जब ये इमरजेंसी लगा दी गई। कायदे से प्रोसीजर ये कहता है कैबिनेट से पूछो, प्रेसिडेंट से साइन कराओ, फिर जाके इमरजेंसी डिक्लेयर करो। इसने सब उल्टा किया और ये सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन बना जिसकी वजह से हमारी इमरजेंसी लगाई गई, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट जो इन्होंने पूरी कहानी बनाई कि किस वजह से इमरजेंसी लगी, और इंदिरा गांधी जो है थोड़ी सी जेलस हो गई और उन्होंने बोला कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। एक्चुअली में इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ नहीं था, सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इंदिरा गांधी को ये डर लगा अब मेरी गद्दी जाने वाली है, सीट जाने वाली है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और उस टाइम पे प्रोविज़न ये था कि जब भी इमरजेंसी लगती है 1 साल के लिए इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं, 1 साल के लिए पोस्टपोन हो जाते हैं, तो उसका भी एक रिपरकशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो ये आपकी पूरी कहानी थी, आज हम इतना ही करेंगे। यहाँ पे किसी को डाउट है, ये जो अभी हमने पढ़ा इसमें किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ ले प्लीज़। ठीक है, ओके, और कोई ओके, ठीक है, चलो एनीवे सो या हाँ जी, ठीक है। तो आज हमें इतना ही करना है, और एक तो मेजर पोर्शन हमारा ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा और बचा है अभी, उसके बाद फिर एक पोर्शन अलग से शुरू होएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड सी यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सर।